हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। देखिए एनसीईआरटी कह रहा है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उनके अलग अलग बॉडी साइज होते हैं, उनके अलग अलग बॉडी फॉर्म्स हैं। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि अब तक हम 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज को हम एनिमल की स्पीसीज को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। देखिए व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। तो जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उनके फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। एज ओवर मिलियन एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। देखिए हमारे पास 1 मिलियन से भी ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज हैं। अगर हमें इनकी स्टडी करना हो तो हम सारे 1 मिलियन मतलब 10 लाख एनिमल स्पीसीज की हम स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना, या ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लासिफिकेशन करने से फायदा क्या होगा? कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, उन ग्रुप्स में कुछ एनिमल्स आ जाएंगे। तो अगर हमको स्टडी करना होगा तो हम उन ग्रुप में से किसी एक ऑर्गेनिज्म या किसी एक एनिमल की स्टडी कर लेंगे तो सारे ग्रुप की स्टडी हो जाएगी। इसलिए क्लासिफिकेशन करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए उसके अलावा अगर हमने कोई अगर नई स्पीसीज डिस्कवर की या उसके बारे में हमें पता चला, तो अगर हम क्लासिफिकेशन किए रहे होंगे तो हम उन कैटेगरी में एनिमल्स को, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा होगा, उस कैटेगरी में हम उनको डाल देंगे। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species। चलिए हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। देखिए इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, करें भले ही आप जो एनिमल्स देखते हैं उनमें आपको उनके स्ट्रक्चर में, उनके फॉर्म्स में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इनके अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटीज भी होती हैं। देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू। देखिए इन ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज हम। नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए दीज फीचर्स आर used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। कह रहा है कि ये फीचर्स अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री आप पढ़ेंगे, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, नेचर ऑफ सिलोम पढ़ेंगे आप लोग, सिलोमेट, एसिलोमेट, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए जो किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर्स हैं ये कैसे होते हैं? ये हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ये होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, कह रहे हैं भले ही किंगडम एनिमेलिया के जितने भी मेंबर हैं सबके सब मल्टी सेलुलर है, लेकिन ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी एनिमल्स के अंदर से ऑर्गेनाइजेशन का, सेल के ऑर्गेनाइजेशन का सेम पैटर्न नहीं है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा पैटर्न है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो सेल्स होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगी, लेकिन ये सेल्स आपस में एग्रीगेट करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ये आपको सेल्स दिखाई जा रही हैं, सेल्स, ये भी सेल है, मतलब ये आपको सेल्स दिखाई जा रही हैं। तो अब वैसे क्या होता है कि सेल आपस में इस तरह से एग्रीगेट होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन यहाँ पर सेल एग्रीगेट करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। हर सेल का यहाँ पर अपना अपना फंक्शन होता है। और ऐसा पाया जाता है स्पंज में, स्पंज या फिर बोले हम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन स्पंज द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर, एक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक्टिविटीज, मतलब कि सेल के अंदर हर सेल की अपने अपने कुछ
काम का बंटवारा कर दिया गया, तो हर सेल का अपना अपना काम होता है, अकर एमंग द सेल। लेकिन कभी भी सेल आपस में एग्रीगेट करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स बट डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत सारे टिश्यू सेल की बनी होती हैं, लेकिन सेल कभी भी एग्रीगेट करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती है। अगला है हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ गए होंगे, देखिए आपने एक लेवल पढ़ा होगा, सबसे पहले सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से आता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल, बहुत सारी सेल हैं और ये सेल आपस में एग्रीगेट करके, आपस में सेल एग्रीगेट करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और ऐसा पाया जाता है सिलेंट्रेटा, दो फाइलम के अंदर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर, फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। हियर cells performing the same functions are arranged into tissue। एक एक जैसे काम करने वाली सेल आपस में अरेंज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगला है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ गए होंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे टिश्यू आपस में, ये सेल है, टिश्यू फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कुछ सेल है और यहाँ पे कुछ सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। अब ये टिश्यू आपस में, अब ये टिश्यू आपस में मिलकर के ये फॉर्मेशन करेंगे ऑर्गन का, जैसे कि हार्ट हो गया, स्किन हो गया, आई हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया। तो ये हमारे ऑर्गन है, लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सब हमारे ऑर्गन है। और ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ टिश्यू के आपस में मिलने से। A still higher level of organization, organ level is exhibited by members of Platyhelminthes and other phyla where tissues are grouped to form organs। टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करके या फिर एग्रीगेट बना करके ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। लीवर का काम, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लंग्स का काम, ये रेस्पिरेशन या गैसेस ब्रीदिंग में हेल्प करता है। किडनी का काम एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हार्ट का काम सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो हर ऑर्गन के अलग अलग काम होते हैं। और ये पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये पाया जाता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में एंड अदर हायर फाइला। उसके बाद इतने फाइलम आते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद पढ़ेंगे आप एस्केल्मिन्थेस, फिर पढ़ेंगे आप लोग एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया। देखिए ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, स्टमक, स्टमक के अलावा इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस। तो बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर लिए। और यहाँ पर जो ऑर्गन सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन होंगे, नोज,
ट्रैकिया होगा, लंग्स होंगे, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? किडनी आएगा, उसके अलावा यूरेटर, अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन एनिमल्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एनिलिड्स में, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का, इकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डा एंड कॉर्डेटा। ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ऑर्गन्स एसोसिएट होकर फंक्शनल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और हर सिस्टम का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खाने को पचाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है गैसेस एक्सचेंज करना। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। दिस पैटर्न इज कॉल्ड organ system level of organization. Organ systems in different group of animals exhibit various pattern of complexity. देखिए, अगर हम इसका मतलब ये हुआ, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें प्लेटी हेलमिंथिस में, तो प्लेटी हेलमिंथिस का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। इस तरह से इसमें एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, और यही सिंगल ओपनिंग ये माउथ की तरफ भी एक्ट करता है, माउथ एंड एनस। इसी से खाना भी जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है इसी से बाहर भी निकलते हैं। तो इस टाइप के हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग पाई जाती है। जो एंटेरियर ओपनिंग है इसको बोलते हैं हम लोग माउथ बोला जाता है, और जो पोस्टेरियर ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं हम लोग एनस। तो यहाँ से खाना जाएगा, फूड पार्टिकल जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होंगे इनको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। Has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus, and is hence called incomplete. A complete digestive system has two opening, mouth and anus. देखिए, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स या टिश्यूज होते हैं, यहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड ये हार्ट के बाहर पंप करता है। हार्ट के बाहर कंटेक्ट करने से क्या होता है कि जितने भी टिश्यूज होते हैं, जितनी भी सेल्स होती हैं, ये सब डायरेक्टली ब्लड के कंटेक्ट में आते हैं। लेकिन जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑर्गन या टिश्यूज या सेल की बात करेंगे डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। और जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ये पाया जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा। और जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ये पाया जाता है एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। तो पढ़ लीजिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड पंप होता है वो हार्ट के बाहर होता है। एग्जाम्पल है इसका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा। क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ varying diameters, arteries, veins एंड कैपिलरीज। ये हमारी वेसल्स हैं और इनके अंदर हमारे अंदर भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हम फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और यहाँ पर वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है, जैसे कि आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया एंड कैपिलरीज। उसके अलावा ये पाया जाता है एनेलिडा में। चलिए बॉडी प्लान के बारे में देखते हैं। एनिमल्स के पास थ्री बेसिक बॉडी प्लान होते हैं। एनिमल्स हैव थ्री बेसिक बॉडी प्लान्स। पहला है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अभी आपने पढ़ा कि सेल, जैसा कि अपने पोरीफेरा में पढ़ा कि बहुत सारी सेल होती हैं और हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन ये सेल कभी भी आपस में एग्रीगेट करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान।
their body is essentially an aggregation of cells which are not organized into tissue or organs। कह रही है सेल का एग्रीगेशन है लेकिन ये कभी भी टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं करती हैं और ऐसा पाया जाता है फाइलम पोरिफेरा के अंदर। अगला है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक अभी आपने पढ़ा इनकम्प्लीट वाला। ब्लाइंड सैक में क्या होता है, इसमें सिंगल आउटलेट होता है, सिंगल आउटलेट होता है और ये माउथ की तरह भी एक्ट करता है, माउथ एंड एनस ये दोनों की तरह एक्ट करता है। इसी से खाना फूड पार्टिकल अंदर भी जाएंगे और जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो बाहर भी इसी ओपनिंग के थ्रू आएंगे। देयर बॉडी इज अ सैक लाइक, इनकी बॉडी सैक लाइक होती है विथ अ सिंगल कैविटी, एक ही सिंगल कैविटी। देखिए द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैविंग सिंगल आउटलेट, एक ही आउटलेट होता है और इस आउटलेट को बोलते हैं हम लोग माउथ बोला जाता है। द माउथ इज यूज्ड फॉर बोथ टेकिंग फूड एंड थ्रोइंग आउट द फेकल मैटर। इसी माउथ के थ्रू ये फूड को अंदर भी लेते हैं और जो फेकल मैटर है मतलब जो वेस्ट मटेरियल है इनको बाहर भी करते हैं। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटवॉर्म्स, मतलब सिलेंट्रेट्स और प्लेटवॉर्म्स के अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। अगला हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब। देखिए इनकी बॉडी में दो ट्यूब होते हैं, आउटर ट्यूब एंड इनर ट्यूब। और इनमें दो ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग में जो एंटेरियर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग माउथ बोला जाता है और इसको बोलेंगे हम लोग एनस। माउथ के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में फूड जाएगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा फूड का। डाइजेशन होने के बाद जो फिकल मैटर होंगे, फिकल मैटर मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होंगे इनको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू ट्यूब्स, दो ट्यूब की बनी होती है इनकी बॉडी। इनकी बॉडी में दो ट्यूब होते हैं, आउटर बॉडी वॉल एंड इनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आउटर बॉडी वॉल एंड इनर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द द सेल्स द cells lining the inner tube are specialized to digest food। कह रहे हैं जो अंदर की लाइनिंग होती है ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। और क्या करते हैं ये एब्जॉर्ब डाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड मूव द फूड थ्रू द बॉडी। उसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल होंगे इनको बॉडी तक पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज माउथ फॉर इंगेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को इंगेस्ट करने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए माउथ पाया जाता है एट वन एंड, और दूसरे एंड पर क्लोनल अपर्चर होता है या फिर उसको बोलते हैं हम लोग एनस। एनस से क्या होता है कि जो फेसेस होती हैं इनको बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है इसमें ये दो टाइप के हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया कब बोलेंगे, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। मतलब इनमें जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो होता है माउथ। द फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोरा ऑफ द एम्ब्रियो। यानी फर्स्ट ओपनिंग इनमें माउथ होती है और ये डिराइव होते हैं एम्ब्रियो के ब्लास्टोपोर से। ब्लास्टोपोर क्या होता है आगे समझेंगे हम इसके बारे में। एंड एनस डेवलप्स लेटर एट द अपोजिट एंड, दूसरे एंड पर एनस का डेवलपमेंट होता है। ये हो गया आपका माउथ, एंटेरियर ओपनिंग माउथ और यहाँ पर एनस। और जो पहले जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो होता है माउथ, प्रोटोस्टोमिया। और ऐसा बॉडी प्लान प्रोटोस्टोमिया पाया जाता है। दिस प्लान इज फाउंड इन मोस्ट नॉन कॉर्डेट्स जैसे कि एस्केलमिंथेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। अगला है हमारे पास डिट्रोस्टोमिया। डिट्रो का मतलब होता है सेकेंड, स्टोमा का मतलब माउथ। मतलब जो सेकेंड ओपनिंग होती है वो होती है माउथ। फर्स्ट ओपनिंग इसका मतलब एनस होता है। द फर्स्ट ओपनिंग इज एनस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोरा एम्ब्रियो। तो चाहे माउथ की बात कर लें चाहे हम एनस की बात कर लें दोनों डिराइव हो रहा है ब्लास्टोपोर से। एंड माउथ डेवलप्स लेटर एट द अपोजिट एंड। एग्जाम्पल है इसका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। चलिए सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि बॉडी का दो अपोजिट हाफ एक जैसे हो। देखिए अगर हम लेटर ए की बात करें, अगर हम इस तरह से ए लिखें और ए लिखने के बाद हम इसको बीच में से काट दें
बीच में से काटने के बाद क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो एक हाफ दूसरे हाफ के सिमिलर है। अगर लेटर पी की बात करें, बताइए पी को कहाँ से काटें। पी को चाहे जैसे भी आप काट लीजिए, कभी भी इनके दो हाफ सिमिलर नहीं होंगे। लेटर ओ ले लीजिए, लेटर ओ को, इसको चाहे आप जहां से भी काट दीजिए, सेंट्रल एक्सिस से जहां से भी आप काट दीजिए, आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक एक्सिस से दो हाफ में आप डिवाइड करेंगे, तो इस सिमेट्री को बोलते हैं हम लोग बायलेटरल सिमेट्री। इसको बोलेंगे हम लोग बायलेटरल सिमेट्री। अगर आप कहीं से भी ना काट पाए तो इक्वल हाफ में, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। अगर आप सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले कई लाइन से आप काट सकते हैं तो इक्वल हाफ में, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। देखिए, अगर हम लेटर बी की बात करें, बी, तो इनको अगर हम यहाँ से बीच में से काट दें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से काटें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हम इसको एक ही एक्सिस से हम इसको दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग बायलेटरल सिमेट्री। तो देखिए, अब हम एनिमल्स पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कहाँ पर एसिमेट्री होती है, कहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो सिमेट्री का मतलब समझ लीजिए, सिमेट्री रेफर्स टू द सिमिलैरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनके। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। कह रहे हैं कि हम एनिमल्स को सिमेट्री के बेसिस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, जो स्पॉन्स होते हैं, मतलब जो फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स होते हैं, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब इनको हम किसी भी प्लेन से बॉडी को दो पार्ट में, हम दो हिस्से में, दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड नहीं कर सकते। एनी प्लेन that passes through the center does not divide them into equal halves। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा आप लोग, स्पॉन्स। अगला हमारे पास when any plane, एनी, देखिए आपको एनी याद रखना है कि अगर किसी भी प्लेन से पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाले हम किसी भी प्लेन से अगर ऑर्गेनिज्म को हम काट दें, अगर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो इस सिमेट्री को बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। देखिए, आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है। देखिए, हम किसी भी, ये सेंट्रल एक्सिस है, इसको हम यहाँ से ऐसे काट लें या फिर हम इसको ऐसे काट दें, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको बोलेंगे हम लोग रेडियल सिमेट्री बोला जाएगा। एग्जांपल है इसका सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर एंड इकानोडर्म। इकानोडर्म में भी एडल्ट बॉडी, इकानोडर्म में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। जो इनके एडल्ट्स होते हैं इनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, और जो इनके लार्वा होता है लार्वल स्टेज में पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री। तो अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकानोडर्म्स in adult body have these kind of body plan। अगर हम एनिमल्स जैसे कि हम एनालिडा की बात कर लें, आर्थ्रोपोडा की बात कर लें, इकानोडर्म्स की बात कर लें, इकानोडर्म्स में लार्वल स्टेज की अगर हम बात करें, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। कह रहे हैं कि एनालिडा के मेंबर जो होते हैं या फिर आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, जो इकानोडर्म्स के मेंबर हैं, इकानोडर्म में लार्वल स्टेज में जो यहाँ पर एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होते हैं, उनकी बॉडी को हम सिर्फ एक ही प्लेन से हम लेफ्ट और राइट हाफ में, इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इन इस टाइप की सिमेट्री को बोलते हैं हम लोग बायलेटरल सिमेट्री, एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग, प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। मतलब प्लेटी हेलमिंथेस के बाद आता है एस्केलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद आता है इगैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेट्स के अंदर, सबके अंदर पाया जाता है बायलेटरल सिमेट्री। देखिए, अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ से अगर आप काट दें तो आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इनको बायलेटरल सिमेट्री। चलिए जर्म लेयर से देखते हैं। जर्म लेयर क्या होती है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन होता है।
तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है। अगर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए वो 2 लेयर कौन कौन सी होती है? वो 2 लेयर होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोडर्म, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म। अगर इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में थर्ड लेयर आ जाए, थर्ड लेयर उसको बोलते हैं हम लोग मेसोडर्म। तो थर्ड लेयर 3 लेयर हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 लेयर होंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए एक्टोडर्म, बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे हम लोग एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है डिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्टिक 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाए जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर पाए जाएंगे, देखिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जा रही है मेसोडर्म लेयर, मेसोडर्म, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। अगर सेल 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होंगी तो इनको बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। एन एक्सटर्नल ectoderm and an internal endoderm are called diploblastic animals. Example is coelentrates. An undifferentiated layer mesoglea is present between ectoderm and endoderm, और इनमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जांपल याद रखेंगे आप लोग सिलेंट्रेट्स। दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड लेयर। एम्ब्रियो में अगर थर्ड लेयर आ जाए, और थर्ड लेयर कौन सी? मेसोडर्म। इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो इसको बोलते हैं हम लोग, उन एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जांपल है प्लेटिंग हेलमिंथ्स टू कॉर्डेट्स। देखिए सीलोम क्या होता है? सीलोम का मतलब होता है कैविटी। कैविटी। Presence or absence of a cavity between the body wall and gut wall is very important in classification. देखिए क्लासिफिकेशन करने के लिए हम सीलोम का भी इस्तेमाल करते हैं। सीलोम का मतलब होता है कैविटी। कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी पाई जाती है इसी को बोलते हैं हम लोग सीलोम बोला जाता है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलोम पाया जाएगा उनको बोलेंगे हम लोग सीलोमेट्स, और जिनके अंदर सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी इनको बोलते हैं हम लोग एसीलोमेट्स। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। देखिए ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये है एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म, और जो सबसे अंदर की लेयर दिखाई जा रही है ये है एंडोडर्म। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो गई, और मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होने से आपको यहाँ पर एक कैविटी देखने को मिल रही है, कैविटी। और इसी कैविटी को बोलते हैं हम लोग सीलोम। इसी को बोलेंगे हम लोग सीलोम। और जिन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सीलोम पाया जाएगा उनको बोलेंगे सीलोमेट्स। जिनके अंदर सीलोम नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग एसीलोमेट्स। देखिए यहाँ पे देखिए यह है एक्टोडर्म, यह है एंडोडर्म, और यह है मेसोडर्म। देखिए मेसोडर्म से की लेयर में यहाँ पर कोई भी आपको कैविटी नहीं देखने को मिल रही है, तो इसलिए इनको बोलेंगे हम लोग एसीलोमेट्स। यहाँ देखिए, देखिए बॉडी कैविटी तो है यहाँ पे, लेकिन ये स्यूडो है, फॉल्स कैविटी है। फॉल्स कैविटी का मतलब ये जो कैविटी लाइंड होनी चाहिए ये होनी चाहिए मेसोडर्म से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेसोडर्म स्कैटर्ड हो गया पाउच के फॉर्म में, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग स्यूडोसिलोमेट। अब इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एनिमल्स पोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। ये पाया जाता है एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेट्स तक। एनेलिडा एनेलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मतलब एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी मेंबर्स हैं सबके अंदर पाया जाता है सीलोम पाया जाता है, तो वो सीलोमेट्स होते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। देखिए
यहाँ पर बॉडी कैविटी है लेकिन ये मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस। यहाँ पे देखिए जो मेसोडर्म है ये पाउच के फॉर्म में स्कैटर्ड है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सच बॉडी कैविटी कॉल्ड सीडोसिलोम। इस टाइप की बॉडी कैविटी को बोलते हैं हम लोग सीडोसिलोम। और जो एनिमल्स के अंदर सीडोसिलोम पाए जाते हैं, जिन एनिमल्स के अंदर सीडोसिलोम पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सीडोसिलोमेट्स। और इसका एग्जाम्पल है एस्केलमिंथीज। देखिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर में, किंगडम एनिमेलिया में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे सीडोमेट्स के आप, एस्केलमिंथीज। एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। जिन एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी इनको बोलेंगे हम लोग एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिंथीज। देखिए जितने भी कहाँ से देखेंगे हम लोग, ट्रिप्लोप्लास्टिक से। ट्रिप्लोप्लास्टिक में ही तीनों लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो जो प्लेटिहेल्मिंथीज के मेंबर होते हैं ये होते हैं एसिलोमेट। उसके बाद आता है एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज के जो मेंबर होते हैं ये होते हैं सीडोसिलोमेट। और एस्केलमिंथीज के बाद जितने भी हैं, एस्केलमिंथीज के बाद आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, एगानोड्रमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सब के सब कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलोमेट्स। तो प्लेटिहेल्मिंथीज याद रखना है, एक सिंगल होगी, फिर एस्केलमिंथीज, सीडोसिलोमेट, उसके बाद जितने आएंगे सब के सब सिलोमेट हो जाएंगे। देखिए सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर इनकी जो बॉडी होती है एक्सटर्नली एंड इंटरनली ये सेगमेंट्स में इस तरह से ये डिवाइड होती है। अगर हम अर्थवॉर्म की बॉडी देखें तो इनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट्स में एक्सटर्नली एंड इंटरनली ये डिवाइड होती है। तो इनको बोलते हैं हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी एक्सटर्नली तो नहीं डिवाइड होती है लेकिन इंटरनली डिवाइड होती है। यहाँ पे डायफ्राम पाया जाता है जो कि थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग करता है। उसके अलावा पेल्विक डायफ्राम पाया जाता है यहाँ पे। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक्सटर्नली और इंटरनल मतलब बाहरी रूप से और अंदर अंदर से, दोनों तरफ से बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। देखिए इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन। जो सेगमेंट्स हैं इनका रिपीटेशन होना चाहिए कुछ ऑर्गन्स में, एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। और एग्जांपल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कह रहे हैं इस सेगमेंटेशन को या फिर इस पैटर्न को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। इस फिनोमेना का नाम है मेटामेरिज्म। तो ये आपको अर्थवॉर्म दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। उसके अलावा आपको कॉर्डेटा भी दिया गया है लेकिन कॉर्डेटा में हमारे अंदर ट्रू नहीं है। कॉर्डेटा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल याद रखेंगे। देखिए नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। तो नोटोकॉर्ड क्या है, इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल। डोर्सल का मतलब पीछे की तरफ, डोर्सल साइड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस दौरान पीछे की तरफ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये डिराइव होता है मेसोडर्म से। ये डिराइव होता है मेसोडर्म से। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्ड। और जिन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी उनको बोलेंगे हम लोग कॉर्डेट्स। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी उनको बोलेंगे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्म बनी। देखिए मेसोडर्म आपको याद रखना है कि मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड रॉड लाइक मेसोडर्म डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आपको याद क्या रखना है, तो मेसोडर्म, उसके अलावा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान रॉड लाइक स्ट्रक्चर आती है, फिर ये चेंज हो जाती है। इन सम एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाए तो उनको बोलेंगे हम लोग, उन एनिमल्स को बोलेंगे हम लोग कॉर्डेट्स। और जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी उनको बोलेंगे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स।
नॉन कॉर्डेट्स आपके पोरीफेरा से लेकर के इक्यानोडर्म तक। तो यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है फिगर में, ये है नोटोकॉर्ड। देखिए बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो दो तरह के आपको बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा टेम्परेचर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये कांस्टेंट होता है और ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इन एनिमल्स को बोलेंगे हम लोग वार्म ब्लडेड, या फिर दूसरा नाम है एंडोथर्मिक, या फिर इनको बोल सकते हैं हम लोग होम्योथर्मिक। देखिए पढ़ लीजिए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द बॉडी टेम्परेचर इज नॉट फिक्स्ड। इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। अगर बॉडी का बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर घटा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इन एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग क्वाइक्लोथर्मिक or ectothermic or cold-blooded animals. In most of the animals, the body temperature is not fixed and varies with that of environment. Such animals are called poikilothermic or ectothermic or cold-blooded animals. Example invertebrates, fishes, amphibians and reptiles. In birds and mammals, body temperature remains constant irrespective of the environmental temperature। कह रहे हैं environment का temperature चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इन एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देखिए सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एंटीबॉडी के एंटीरियर पार्ट पे हेड का डेवलपमेंट होना, इसी को बोलते हैं हम लोग सिविलाइजेशन। तो इसकी शुरुआत होती है प्लेटी हेलमिंथेस से, और प्लेटी हेलमिंथेस के बाद जितने भी फाइलम हैं सबके अंदर हेड का फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन जो जो सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग में ये हुई प्लेटी हेलमिंथेस से। सिविलाइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ हेड ऑन द एंटीरियर। देखिए आपके अंदर भी एंटीरियर बॉडी पार्ट पे हेड पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथेस। या फिर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो इनके एंटीरियर पोर्शन पे हेड पाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिविलाइजेशन। Development of head in the anterior part of body is called cephalization. Cephalization is originated in platyhelminthes and found in higher phyla. Example है platyhelminthes to chordates। चलिए क्लास एक एनसीईआरटी में आपको चार्ट दिया गया है, वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन प्रेसिडेंट सेक्शन इज गिवन इन द फिगर। देखिए जो आपने पहले पढ़ा उसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने कहाँ देखा? पहला था आपने सेलुलर लेवल आपने देखा पोरीफेरा के अंदर। फिर सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर होता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जितने भी थे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री की बात करें तो जो पोरीफेरा होता है ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल। उसके अलावा जो सिलेंट्रेटा या फिर सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, इनके जो मेंबर्स होते हैं ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। उसके अलावा उसके आगे के जितने थे प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक, ये होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी प्लेटिहेलमिन्थेस ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इनमें कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो ये सिलोमेट्स थे हमने देखा। विथ फॉल्स सिलोम पाया जाता था एस्केलमिन्थेस में, ये उनको बोलते थे हम लोग सीडोसिलोमेट्स। और ट्रू सिलोम पाया जाता है एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक के फाइलम में। देखिए आपको एक एनसीईआरटी में नोट दिया गया कि इक्यानोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज के बेसिस पर इनमें रेडियल सिमेट्री या फिर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। देखिए हमने रेडियल सिमेट्री को कहाँ बताया था? रेडियल सिमेट्री हमने आपको बताया था, देखिए रेडियल सिमेट्री हमने आपको बताया था एडल्ट स्टेज में, और बायलैटरल सिमेट्री हमने आपको बताया था
इकानोडर्म्स के लार्वल स्टेज में। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, किंगडम एनिमलिया को 11 फाइलम में बांटा गया। तो 11 फाइलम कौन कौन से हैं? पोरीफेरा, सिलेंट, आप ऐसे याद करेंगे, यही इवोल्यूशन का सीक्वेंस है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, रेटिलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अगली आने वाली वीडियो में हम इन्हीं फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।